गुड इवनिंग, नमस्कार। 17वीं सदी को विश्वास की सदी कहा गया है कि जब हर व्यक्ति को कोई न कोई रूप से आध्यात्मिकता में विश्वास था। 18वीं सदी वह तर्क की सदी थी, तब बहुत ही वैज्ञानिक और रूप से तर्क हुआ। 19वीं सदी को प्रगति की सदी माना गया है और 20वीं सदी में विशेष बात कौन सी थी? कौन सी थी बात 20वीं सदी में? स्ट्रेस के। टॉपिक भी वही है कि 20वीं सदी को कंपटीशन और स्ट्रेस की सदी माना गया है। और अब 21वीं सदी में क्या होगा विशेष? 21वीं सदी में विशेष क्या होगा? हाँ जी, स्ट्रेस क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। अच्छा, हाँ, और कुछ? 21वीं सदी में विशेष क्या होगा? हाँ जी, नारी की शताब्दी। अच्छा, किसी ने कहा कि 21वीं सदी वह घबराहट की सदी होगी, कि जब टेंशन है वह और भी बढ़ेगा। इट कैन ऑल्सो बिकम अ एज ऑफ पीस। इसका आधार हमारे पर है कि हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं। आज का विषय भी इसीलिए है कि 21वीं सदी व घबराहट की सदी न बन जाए। इसके विषय में आपको मैं कुछ बातें बताऊं, उससे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसको आइस ब्रेकिंग कहते हैं। सब खड़े हो जाएंगे एक बार। हाँ, अपनी अपनी जोड़ी बना लीजिए। हाँ, एक व्यक्ति, भले माधव भाई आप यहाँ आइए। हाँ, ऐसे पैर बनाइए। दो दो व्यक्तियों की पैर बनानी है, ठीक है? हाँ, जैसे भी माधव भाई वो मेरी पैर है। हाँ, तो जो लोग माधव भाई की साइड में खड़े हैं वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करिए। हाँ, करिए। हाँ, जो वो उस और खड़े वो बंद करिए। जो मेरी और खड़े उसको खोल के दिखाइए। हाँ, एक हाथ से, दो हाथ से, जैसे भी खोलना हो खोलिए। नहीं, आप खोलिए। हाँ, खोल के दिखाओ। हाँ जी, हाँ, जैसे खोलना हो वैसे खोलिए। अच्छा, ओके, भले बैठिए। हाँ, हाँ, बैठ सकते हैं। आप में से अधिकतर कोशिश करते थे कि वे मुट्ठी को खोला जाए, परंतु किसी ने सोचा, आप अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट करते थे कि भाई खोल दे, तो खोल देता। तो ऐसे ही तनाव मुक्ति के बारे में भी है कि तनाव से मुक्त होना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ही पुरुषार्थ कर बैठते। अगर उसकी विधि को समझा जाए तो तनाव मुक्ति इतनी मुश्किल नहीं है। हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में बोलो? लेकिन सब समझेंगे इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश कौन नहीं समझते हैं? हाथ उठाओ जरा। इंग्लिश नहीं समझते। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, और शी ऑल्सो डजंट। तो आप लोग हिंदी समझते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन हो सकता है, कुछ लोग हिंदी नहीं समझते। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, no, few of them are there. Okay, yeah, somebody can translate for them. हाँ, you are translating already? हाँ, वहाँ बैठ के हेडफोन्स लगा दीजिए आप, ताकि ट्रांसलेशन कर सकें। Yeah, so it's okay, no, it always happens. Only the translation if can be provided. Okay, आप देखिए ट्रांसलेट। तो तनाव से जो हमें मुक्त होना है, कुछ समय पहले एक नॉवेल पढ़ने में आई। उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी स्टोरी ऐसे होती है कि दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर के लोगों के जीवन को बहुत ही बारीकी से उसका अवलोकन करते हैं और अच्छी तरह से पृथ्वी के लोगों का अभ्यास करने के बाद अंत में वह ये निर्णय पर आते हैं कि पृथ्वी के लोग अजीब से लोग हैं।
द क्रीचर्स ऑफ अर्थ आर मेजोचिस्ट, अर्थात कि जो व्यक्ति अपने आप को ही दुख देता है और फिर वह इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, तो वास्तव में हमारा तनाव हम खुद निर्माण करते हैं और फिर हम उसके बारे में कंप्लेन करते कि अरे रे मेरे जीवन में तनाव बढ़ गया। वास्तव में देखा जाए, जैसे कि हम चर्चा करेंगे कि तनाव से मुक्त होना या तो तनाव हो ही नहीं, ऐसी अवस्था को बनाना बड़ा सहज है। और क्यों यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति को तनाव से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंट कारण है कि एल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जिसमें पता चला कि वहाँ के करीब 40% लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव था। अगर हम थोड़े बहुत तनाव की बात करें तो यहाँ पर उपस्थित हम सबको कुछ हद तक तनाव जरूर है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि तनाव मुक्ति की जो मैं आपको विधियां बताऊंगा, उस विधि को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि तनाव न केवल आपके शरीर में करीब 60 से 70% जो फिजिकल बीमारियां हैं वह बीमारियां निर्माण करता है, परंतु तनाव वह आपके मस्तिष्क को भी खराब कर सकता है, मस्तिष्क को भी हानि पहुंचा सकता है। अगर हमारे शरीर के अंगों में कोई बीमारी हो तो दोबारा इलाज होना संभव है, परंतु एक बार जब मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती है तो फिर उसका इलाज करना संभव नहीं है। एक बहुत अच्छा अनुसंधान किया गया था जो मैयो क्लिनिक में हुआ। वहां पर बहुत सारे मरीज जब पहली बार मायो क्लिनिक में आए और उनकी अच्छी तरह से जांच की गई तो पता चला कि उनका मस्तिष्क बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई ना कोई मानसिक तकलीफ है, जैसे कि उन्हें तनाव है, डर लग रहा है, चिंता होती है, इस प्रकार की साइकोलॉजिकल तकलीफ है, परंतु ब्रेन उनका बिल्कुल ठीक है। यही मरीज दोबारा मैयो क्लिनिक में आए, कोई 7 साल के बाद आया, कोई 10 साल के बाद आया, और दोबारा जब उनकी जांच की गई तो अब पता चला कि उनकी समस्या केवल मानसिक नहीं है, अब उनको मस्तिष्क की भी बीमारी हुई है। देयर इज अ पैथोलॉजी इन देयर ब्रेन एज वेल। तो इससे यह वास्तव में आई ओपनर है कि जब जब भी आप तनाव लेते हैं तब आपके मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं हैं वह मरने लगती हैं। और अच्छे समाचार है कि जो तनाव मुक्ति की सरल विधियां मैं आपको बताऊंगा वो अपनाने से क्या फायदा होता है। 22 अस्पतालों में एक साथ में अनुसंधान किया गया कि वहां के लोगों को तनाव मुक्ति की कुछ विधियां सिखाई गई, और जब उन्होंने इस विधि को प्रैक्टिस में लाया तो देखा कि जो तनाव से होने वाली बीमारियों का इंश्योरेंस क्लेम वह लोग करते थे, उस क्लेम में 70% है वह रिडक्शन हुआ। उसका अर्थ है कि अगर हम इस तनाव मुक्ति की विधि को अपनाएंगे तो 70% आपको जो बीमारियां होती है तनाव से संबंधित उसमें कमी अवश्य आएगी। अब हम प्रैक्टिकल बात पर आए कि सचमुच हमें क्या करना चाहिए। तनाव मुक्ति का फाउंडेशन मैं समझता हूं कि जब तक यह बात स्पष्ट नहीं होगी हम सचमुच तनाव से मुक्त नहीं हो सकते, और वह है कि परिस्थिति तनाव पैदा नहीं करती है। अधिकतर हम परिस्थिति को दोष देते हैं कि यह बात जीवन में हो गई, ऐसा हुआ, इसके कारण मुझे तनाव आ गया, परंतु परिस्थिति तनाव पैदा नहीं। स्टिल यू आर नॉट गेटिंग ट्रांसलेशन? हाँ, नॉट येट। हाँ, somebody knows कि कोई कर सकता है हिंदी से इंग्लिश? हाँ, no, but then if it is a mixture nobody will understand. You can try? Okay, let him try. मैं भी कोशिश करूंगा ज्यादा शब्द इंग्लिश के यूज करूं ऐसे।
सिचुएशन टेंशन निर्माण नहीं करता है। टेंशन हमारी रॉन्ग एटीट्यूड्स के कारण होता है। और करीब 1 घंटे तक इस पर प्रवचन दिया जा सकता है कि कैसे जो हमारा गलत अप्रोच है वह वास्तव में टेंशन क्रिएट करता है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल ही देना चाहता हूं। एक कंपनी में 2 व्यक्ति प्यून का काम करते थे। करीब 10 साल तक उन्होंने काम किया, तो फिर कंपनी ने सोचा कि इनका प्रमोशन कर दिया जाए, इनको क्लरिकल स्टाफ बना दिया जाए। तो जब दोनों को प्रमोशन की बात हुई तो एक को तो इतना तनाव हो गया कि मैं कैसे ये काम कर पाऊंगा, मैंने तो जीवन भर प्यून का ही काम किया है, और उसने रेजिग्नेशन दे दिया। दूसरे को जब यह बात का पता चला कि मुझे प्रमोशन मिला है तो उसे बहुत खुशी हुई कि अभी सचमुच जीवन में चैलेंज आएगी, मैं खूब मेहनत करके क्लरिकल काम करूंगा। तो इस प्रकार परिस्थिति टेंशन नहीं पैदा करती है। एक हंसी की कहानी है। लंदन में 2 डॉक्टर थे, उनकी पत्नियां किसी के साथ भाग गई। तो जब एक को यह समाचार मिला तो वह बड़ा दुखी हुआ, हताश हुआ। परंतु दूसरे को जब यही समाचार मिले तो वह बिल्कुल स्वस्थ था। दूसरे दिन अपनी गाड़ी बहुत तेज गति से चला रहा था। कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद उसने अपनी कार के आईने में से देखा कि ट्रैफिक पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। तो उसने अपनी कार की स्पीड को और भी बढ़ा दिया, परंतु ट्रैफिक पुलिस ने कैसे भी उसे ओवरटेक करके रोक लिया और फिर कहा कि देख भाई, आज रविवार है, तू मुझे एक सही कारण बता दे कि तू इतना फास्ट गति से क्यों गाड़ी चलाता था, तो मैं तुझे फाइन नहीं करूंगा। उसने 1 सेकंड सोचा और फिर कहता है, क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो मैं सत्य कारण ही बताऊंगा। मेरी पत्नी ट्रैफिक पुलिस के साथ भाग गई है। जब मैंने अपने कार के आईने में देखा कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं तो मैं समझा कि आप उसे वापस ले आ रहे हैं। उससे बचने के लिए मैं फास्ट गाड़ी चला रहा था। अर्थात कि अपने आप को पक्का समझाइए कि सचमुच परिस्थितियां तनाव पैदा नहीं करती। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, परंतु मनः स्थिति को जरूर बदल सकते हैं। मैं आपको करीब ऐसी 15 प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूं। सरल सी बातें यह है, और उन 15 बातों को अगर आप जीवन में अपनाएंगे, कोई भी टेंशन वाली परिस्थिति आए, सोचिए कि ये 15 में से कौन सी बात को मैं अपना सकता हूं। आपको जरूर ऐसी 2-4 बातें मिलेगी कि जिसको आप जीवन में अपना पाएंगे, और उनको आप अपनाएंगे तो अवश्य आपका तनाव कम होगा। सबसे पहले जो है, जिसको मैं कहता हूं कि 5 C's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि 5 C's को अपनाइए और अपने तनाव को कम करिए। पहला C है चैलेंज। कहीं जल रहा है, हो गया? अच्छा, या दे हैव टेकन केयर। जब कोई भी परिस्थिति से हम डरते हैं तो सही रूप से उसका सामना नहीं कर सकते, परंतु जब उस परिस्थिति को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो जो परिस्थिति को फेस करने की हमारी कैपेसिटी है वह करीब 3 गुना बढ़ जाती है, और सचमुच हम परिस्थिति को अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। इसका अगर बहुत सरल सा उदाहरण देना हो तो एग्जाम के दिनों में हम देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनको लूज मोशन हो जाता है, उनको पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वह एग्जाम से डरते हैं। और जो बच्चे एग्जाम को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं वह बच्चे दिन में 18 घंटा भी पढ़ पाते हैं।
पहले शुरू में 5 घंटा भी नहीं पढ़ सकते थे, परंतु एग्जाम आई तो 18 घंटा पढ़ते। तो ऐसे हर परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। जो व्यक्ति परिस्थिति को चुनौती के रूप में लेता है, उसका स्लोगन होता है, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे, कि आने दो मौत को भी सामने। तो इस स्लोगन को रिपीट करिए। सचमुच अगर आप दिन में 4-5 बार इस स्लोगन को रिपीट करेंगे तो आप में भी वो हिम्मत आएगी कि कैसी भी परिस्थिति आए हमें उसका सामना करना है। हाँ, मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लिख भी पाएंगे। हाँ, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे, कि आने दो मौत को भी सामने। Even if death comes in front of me, I will be able to conquer upon it. Throw my life in fire, I will convert fire into garden. दूसरा सी है कंट्रोल। आमतौर पर जब भी समस्या आती है तो हम कंप्लेन करते हैं कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। परंतु कंप्लेन करने के बदले जो भी बात आपके कंट्रोल में है वह करिए। यह सोचिए कि इस परिस्थिति में भी मैं क्या कर सकता हूं। कोई ना कोई ऐसी बात आपको अवश्य मिल जाएगी कि जो आपके कंट्रोल में होगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि जो चीज अपने कंट्रोल में है उसको करके तनाव को कम करना हो तो वह है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस। कोई जानते हैं प्रोफेसर हॉकिंस कौन है? कोई नहीं जानते हैं। ही इज अ फेमस फिजिसिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कि जिनको कई वर्ष पहले ऐसी पैरालिसिस की बीमारी हुई कि जिनमें उनके सभी अंगों को पैरालिसिस हो गया, यहां तक कि वो अपनी लार को भी संभाल नहीं सकते, उनके मुंह से लार गिरती रहती है और नर्स को उसे साफ करना पड़ता है। अगर आपके सामने ऐसी तकलीफ आए तो क्या होगा? हाँ, क्या फील करेंगे? कुछ नहीं फील करेंगे। हाँ, हिम्मत हार जाएंगे आमतौर पर। हाँ, किसी ने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे, परंतु स्टीफन हॉकिंस ने उनके जो कंट्रोल में था वह किया। और सिल्वर लाइनिंग इन डार्क क्लाउड वह थी कि उनकी उंगलियां काम कर रही अच्छी तरह और उनका दिमाग बिल्कुल ठीक है, दिमाग को कोई भी हानि नहीं हुई। इसलिए वह कंप्यूटर पर अपनी ही थियरी को चेंज करते जाते और इतने प्रसिद्ध है आज कि भारत में 2 बार आए हैं। जब पहली बार भारत में आए तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे हेडलाइन थी, हीरो नंबर 1 प्रोफेसर हॉकिंस। आज दुनिया उन्हें ज्यादा सम्मान देती है क्योंकि इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति के बीच में भी वह कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। वैसे हमेशा कितनी न विकराल परिस्थिति हो, यह सोचो कि मेरे कंट्रोल में कुछ न कुछ जरूर है और वह मुझे करते जाना है। तीसरा सी है कम्युनिकेट। हमारा जीवन एक प्रेशर कुकर जैसा है। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, विसल बजेगी ताकि वह प्रेशर कम हो जाए। परंतु कुदरत ने हमें कोई विसल नहीं दी है कि जब टेंशन बढ़े तो हमारा टेंशन कम हो जाए। परंतु जब आप अपने दिल की बात किसी को सुना देते हैं तो आप हल्के होते हैं। हम सब इसके अनुभवी हैं। तो इसलिए जब भी ज्यादा तनाव हो
तो जरूर एक व्यक्ति जो आपके साथ थोड़ा सिंपैथेटिक है उसको भी आप अपनी बात जरूर बताइए। और अगर उसको भी आप अपनी बात बताएंगे तो देखेंगे कि आपका तनाव कम होगा। कब बहुत तनाव हो तो रो लेना भी अच्छा है, बार बार नहीं रोना चाहिए, परंतु जब आप समझते हैं कि अभी मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड ये परिस्थिति जा रही है तो आंसू भी मदद करते हैं, क्योंकि आंसू में दो स्ट्रेस हार्मोन है, प्रोलैक्टिन एंड कॉर्टिसोल। ये दोनों जब निकल जाते हैं तो आपका तनाव कम होता है। चौथा सी है कमिटमेंट। यहां पर आपको किसी के चेहरे पे तनाव दिखाई दे रहा है? हाँ, किसी के चेहरे पे तनाव दिखाई दिया तनाव किसी के चेहरे पे दिखाए? अच्छा, दिया हाँ या ना नहीं कहते, हाँ, सोच रहे कि भाई नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तनाव दिखाई दिया, सब मुस्कुरा रहे हैं। कैसे मुस्कुरा रहे हैं? एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में मैंने जो देखा है कि लोगों भले तनाव होगा भी शायद, परंतु तनाव बहुत कम है, क्योंकि स्वीपर से स्पीकर तक हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कमिटेड है। आपने भी देखा होगा, आप लोगों को आने में देरी होती है परंतु आपके स्पीकर शायद आ जाते होंगे जल्दी। तो आप अपने कार्य के प्रति अगर कमिटेड भी है तो भले एक पत्रकार के रूप में कभी आपको 22 घंटा भी काम करना पड़े तो भी टेंशन नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, क्योंकि वह कमिटमेंट आपको सचमुच जो सच्चा आनंद मिलना चाहिए वह सच्चा आनंद देगी। और पांचवा सी है कॉन्सेंट्रेट। यहां कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है कि ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास करें। हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना भी एक रूप से ध्यान है, परंतु प्रार्थना वह वन वे कम्युनिकेशन है और मेडिटेशन वह टू वे कम्युनिकेशन है। कहते हैं कि इन प्रेयर वी टॉक टू गॉड एंड इन मेडिटेशन वी लिसन टू गॉड, कि जिसके कारण हम रिलैक्स होते हैं। और प्रार्थना में हम चालाकी भी करते हैं। एक बार 3 मित्र चर्चा करते थे कि तुम भगवान के लिए क्या करते हो। एक ने कहा कि मैं भगवान के लिए हर मास की तनख्वाह का, इनकम का 5% देता हूं। दूसरे ने कहा कि मैं अपनी इनकम का 10% देता हूं। तो तीसरे ने कहा मैं परसेंटेज में नहीं मानता हूं, मुझे जो भी इनकम होती है मैं ऊपर डालता हूं, भगवान को जितनी चाहिए वो ले, जो नीचे आए वो मेरी। तो ऐसे हम चालाकी करते हैं, परंतु मेडिटेशन में सचमुच परमात्मा से प्रेरणाएं प्राप्त करके हम अपने आप को अच्छी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। यह 5 C's के साथ साथ मैं आपको और 5 बातें बताना चाहता हूं। वह 5 बातें भी आप जरूर जीवन में अपनाना। वह साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है। पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि एटीट्यूड्स को चेंज करिए। दृष्टिकोण बहुत ही महत्व की चीज है। और एटीट्यूड का क्या महत्व है? एक छोटा सा उदाहरण आपने भी शायद सुना होगा, परंतु रिपीट करने जैसा है। एक शिक्षक थे, वो अपने विद्यार्थियों को यह समझाना चाहते थे कि शराब कितनी बुरी चीज है। उन्होंने सोचा कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। वो 2 ग्लास लेके आए, एक में पानी भरा था, दूसरे में शराब भरी थी, और पेट के 2 कीड़े भी ले आए। उन्होंने एक कीड़ा है वह पानी में डाला तो कीड़ा तैरने लगा, दूसरा कीड़ा शराब में डाला तो कीड़े की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि इससे क्या सीखने को मिलता है। एक विद्यार्थी अपनी कुर्सी से कूद पड़ा, कहता है सर इससे सिद्ध होता है कि आप पानी पिएंगे तो पेट के कीड़े नहीं मरेंगे, आप शराब पिएंगे तो कीड़े मर जाएंगे। तो उसने देखा जो वह देखना चाहता था। ऐसे ही हर परिस्थिति में अगर आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको अच्छा ही नजर आएगा। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो आसमान में चांद देखा।
किसी ने कीचड़ में भी कमल तो चांद में भी दाग देखा। इसलिए हम कीचड़ में कमल देखते हैं या चांद में दाग देखते हैं, इसका आधार हमारे पर है। और वैसा एक नजरिया, एक एटीट्यूड है, वो हम सबको डेवलप करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि जिसके बारे में करीब 50-60 साल से बहुत चर्चा हो रही है, वह है पॉजिटिव थिंकिंग। परंतु बहुत कम लोग सचमुच पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस कर पाते। एक बहुत अच्छी किताब है चिकन सूप ऑफ सोल, कि जिसमें जिन लोगों के सामने सीरियस समस्याएं आई थी, उन्होंने अपने अपने अनुभव लिखे हैं। एक बहुत अच्छा इस किताब में उदाहरण है, एक महिला को 6 साल तक कैंसर था और उसके बाद उसने अपना अनुभव लिखा। उसमें बताया कि अब ये 6 साल के कैंसर के दौरान मुझे बहुत फायदे हुए। सबसे पहला तो यह फायदा हुआ कि पहले मैं समय को बर्बाद कर रही थी, कभी मैंने समय सीरियसली नहीं लिया, परंतु कैंसर होने के बाद हर दिन महत्वपूर्ण है। मैं पक्का नहीं कह सकती हूं कि कल जिंदा रहूंगी या नहीं, तो इसलिए हर दिन को मैं अच्छे से अच्छा बिताने की कोशिश करती हूं। दूसरा फायदा यह हुआ, पहले मैं समझती थी कि मैं नारी हूं, मैं अबला हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं, परंतु इन 6 सालों में मेरे कई ऑपरेशन हुए, कीमोथेरापी लेनी पड़ी, परंतु सबको मैंने सहन कर लिया। मेरे घर वाले भी कहते कि तुम तो बहुत बहादुर महिला हो। तो ऐसे मुझे कैंसर होने के बाद कई फायदे हुए। तो पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ है कि ये होने वाले इनडायरेक्ट फायदे को भी ढूंढ निकालिए और उसको रिपीट करिए। पॉजिटिव थिंकिंग, कई बार लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है। पहले तो नेगेटिव विचार ही आते तुरंत, परंतु पॉजिटिव थिंकिंग का यह भी अर्थ है कि कम से कम राइट थिंकिंग करिए, सही सोचिए। परिस्थिति अगर 20% टेंशन देती है तो 20% ही सोचिए, उसको 80% नहीं करिए। एक बार एक रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे के डॉक्टर होते हैं, वह रास्ते में ब्रह्मा कुमारी बहन को मिले, तो उस दिन बड़े उदास थे। तो उनका चेहरा देख करके वो बहन ने पूछा कि भी क्या बात है, आज आप इतने उदास हो। उसने कहा, बहन जी आपको पता नहीं है, एक नए रेडियोलॉजिस्ट ने मेरे बाजू में दवा खाना चालू कर दिया, अभी कोई मरीज मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए मैं उदास हूं। परंतु ऐसी बात नहीं है। भले नए डॉक्टर ने भी बाजू में दवा खाना शुरू किया है, परंतु उसके भी पास कुछ मरीज जाएंगे, कुछ आपके पास आएंगे। और बंबई इतना बड़ा शहर है कि वहाँ रोज पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, तो कुछ उसके पास जाएंगे, कुछ आपके पास भी आएंगे। और ये एक चुनौती भी है कि भी उसके पास अच्छी इक्विपमेंट होगी, आप भी अच्छी इक्विपमेंट लाएंगे। तो इस प्रकार कम से कम राइट थिंकिंग करो। और कई रूप में हम रॉन्ग थिंकिंग करते, इसके विषय में भी पूरा प्रवचन हो सकता है। मैं आपको और एक आध उदाहरण देना चाहूँगा। एक महिला ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, तो उसकी सहेलियों ने, फ्रेंड्स ने, सभी ने उनकी प्रशंसा की कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी है। उसने कहा, अरे ये तो बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी सास ने मुझे प्रेजेंट की थी। उसको उसकी सास अच्छी नहीं लगती थी, तो ये साड़ी जो अच्छी है उसको भी कहती है कि अच्छी नहीं है। तो जिसको कहा गया है डिसक्वालीफाइंग द गुड, अच्छी बातों को भी हम डिसक्वालीफाई कर देते। और एक उदाहरण जो भी आप सभी अपना पाएंगे, क्योंकि हम सभी को बच्चों को पढ़ाना होता है। एक पिता ने अपने बच्चे को कहा कि बेटे कम से कम 98% आने चाहिए तो ही मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, 95 तक आएंगे तो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे के 93% आए। तो पिता इतना गुस्सा में आ गए कि तुम बेकार हो, कोई काम के नहीं, मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। तो क्या हुआ कि एक्सट्रीम में चले गए। फिर 93 भी अच्छे थे, और मेहनत करेगा तो दूसरे साल 95 भी आएंगे। कम से कम राइट थिंकिंग हमें
जरूर करना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग का यह भी अर्थ है कि हो सकता है कि भी वर्तमान में आप राइट थिंकिंग भी नहीं कर सको, परंतु यह एक मानसिक भूमिका बनाओ कि एटलीस्ट फ्यूचर में आपको कोई फायदा होगा। अगर प्रेजेंट में कोई फायदा नहीं हो सकता है तो फ्यूचर में कुछ होगा, और ऐसा कई बार देखा गया। आपको मेरा ही उदाहरण सुनाता हूं। हाँ, क्या चाहिए? फैन चाहिए, ऑफ करना है। अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है ठीक से? हो रहा है, ठीक, ओके, वेरी गुड। आपको मेरा अपना ही अनुभव सुनाता हूं जो बिल्कुल सत्य है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब ही मेरे सर के बाल झड़ने लगे, तो इसके कारण बहुत तकलीफ होती थी। कई कमेंट्स करते थे। जब मैं यहाँ पहली बार आया तो तब फर्स्ट MBBS में पढ़ता था, तो जब निर्वैर भाई से परिचय हुआ तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो प्रोफेसर जैसे लगते हो। तो यह सुन के ही मैं निराश होता था, परंतु देखा कि यह बात कि जिसके लिए कोई इलाज नहीं है। अगर जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है, अगर कोई इलाज हो तो जरूर उसको अपनाना चाहिए, परंतु जब कोई इलाज ना हो तो यह एक मानसिक अवस्था की भविष्य में कुछ फायदा होगा, बहुत मदद करती है। मैंने देखा कि जब मैंने मेडिकल स्टडीज पूरी करके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बंबई में शुरू की तो लोगों ने कहा था कि देखना 1 साल तक तुम्हारे पास कोई पेशेंट नहीं आएंगे। मैंने भी मानसिक तैयारी रखी थी, परंतु 1 मास में ही अच्छे खासे पेशेंट आने लगे। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने सारे पेशेंट कैसे आते हैं। एक दिन इसका रहस्य पता चला कि जब मेरे एक पेशेंट ने कहा कि डॉक, इट सीम्स यू आर सीनियर मोस्ट साइकोथेरापिस्ट इन अवर एरिया बिकॉज ऑफ बॉल्डनेस। तो अब मैं समझता हूं कि यह जो बॉल्डनेस है वो मेरे जीवन में एक वरदान है, यह कोई श्राप नहीं है। तो ये पक्की स्थिति बनाओ। हर दिए तले अंधियारा होता है, हर दिए तले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद सवेरा होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। तो इसलिए यह सोचना वह भी वास्तव में पॉजिटिव थिंकिंग है। और पॉजिटिव थिंकिंग का और एक गहरा अर्थ, शायद सभी मेरी बात को स्वीकार न भी करें, लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखना। आप इस बात का थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे कितना फायदा होता है, जिसको मैं कहता हूं जीरो थिंकिंग। सारे दिन में कम से कम 25% ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आती है कि जिसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम फालतू ही सोचते हैं। उसको एक साक्षी के रूप में, जैसी परिस्थिति है वैसे ही स्वीकार कर ले तो आपका सोच नहीं चलेगा। आपको पता है सारे दिन में आप कितने विचार करते हो? हाँ, कितने विचार आते हैं सारे दिन में? 1000, 2000 कितने आते हैं? हाँ, नहीं मालूम? टाइम मैगजीन ने यह ढूंढने की कोशिश की कि भी एक व्यक्ति दिन में कितने विचार करता है, तो वे ये निर्णय पर आए कि एक व्यक्ति दिन में 30,000 से 40,000 विचार करता है, क्योंकि एक विचार 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता है। या तो हम उसे रिपीट करते या वह बदली हो जाता है। तो जब इतने सारे विचार आते तो थोड़े कम आए तो बहुत अच्छा है। मैं आपको 1-2 सिंपल उदाहरण देना चाहूँ। एक ही उदाहरण देता हूं कि यहां पर आप ज्ञान सरोवर के बाहर खड़े हैं और आपके पास से 2 गाड़ियां गुजरती है। दोनों गाड़ियों के मालिक को आप जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने से 20 साल पुरानी फियाट गाड़ी गुजरती है, तो पुरानी गाड़ी को देख के आप सोचने लगते हैं कि कैसा बेकार आदमी है, गाड़ी भी नहीं बदल सकता है, हाँ, बिजनेस में लॉस करता होगा। तो एक विचार आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी आता रहेगा। बस 5 सेकंड के बाद ब्रांड न्यू सिटी होंडा गुजरती है, तो भी वो नई गाड़ी को देख के आप सोचते हो, अरे कितना पैसे वाला हो गया है, जरूर रिश्वत लेता होगा। तो एक विचार आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा विचार भी आएगा। परंतु उसके बदले हम वहां पे एक कैमरा रख दे
और ये दोनों गाड़ी गुजरे तो कैमरा क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बोलिए। हाँ, फोटो लेगा, हाँ, सोचेगा नहीं। तो ऐसे ही सारे दिन में कई बार अगर आपकी आंखें भी कैमरे का काम करें, जब जब पॉसिबल हो, जैसे मैंने कहा 70% सोचना भी पड़ेगा, परंतु जब आवश्यकता नहीं है कि किसने कैसे कपड़े पहने, कैसी गाड़ी रखी है, हमारा क्या जाता है, ऐसे अगर कैमरे का आप काम करेंगे तो आपके विचार कम होंगे और उससे भी आपकी एनर्जी की बहुत बड़ी बचत हो सकेगी। तो यह है पॉजिटिव थिंकिंग। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ है कि तुलना नहीं करो किसी के साथ। आज कहीं हमारी जो तनाव है उसका कारण कंपैरिजन है कि नहीं, पड़ोसी ने बड़ा फ्लैट ले लिया, अभी तक हम उसी फ्लैट में रह रहे हैं, वो सोच सोच के हम दुखी होते हैं। परंतु ये याद रखिए कि आपके सर का एक बाल भी इस दुनिया में यूनिक है, आपके जैसा और किसका भी नहीं है। तो जब इतनी यूनिकनेस हमारे में है तो क्यों ना हमारे यूनिक रूप से ही हम डेवलप करें और हमेशा यह सोचो कि मैं अच्छा हूं। स्वमान सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ एस्टीम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस। वर्ल्ड टेक्स यू बाय योर ओन एस्टीमेट। अगर मैं सोचूं कि मैं बाल्ड हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप लोग भी मुझे सुनेंगे नहीं। परंतु जब मैं ये सोचता हूं कि मैं कुछ लोगों को बता सकता हूं, लोगों में परिवर्तन ला सकता हूं, तो लोग भी मुझे सुनते। तो ऐसा ही हम सबको करना चाहिए और स्वमान के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो हम लोग बैठे हैं आम लोग, हम एटलीस्ट इस दुनिया में 0.01% में से है। तो इसलिए हम सबको अपना स्वमान अच्छा होना चाहिए। हाथ को ऐसे करिए, करिए सभी, हाथ ऐसा करो, ऊपर करो, पीछे ले जाओ, पीठ पे रखो, उठाओ, फिर से रखो, 5 बार करो। क्या कर रहे हैं आप? पीठ थपथपा रहे। हाँ? तो वी शुड पैट अवर बैक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। भले कमजोरी के बारे में भी पता होना चाहिए, यह नहीं कि कमजोरी का पता न हो, परंतु कमजोरी कब बदली होगी? जब आपका स्वमान अच्छा होगा, नहीं तो आप अपनी कमियों को भी बदल नहीं सकते हैं। और इस रूप से सचमुच कंपैरिजन से हमेशा दूर रहिए और यह भी सोचिए कि भी तनाव आते हैं तो अच्छा है, बुरा नहीं है। कहते हैं कि सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है और मुसीबतें मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। मुसीबतें आती है तभी हम कुछ जीना सीखते हैं। प्रॉब्लम नहीं आए तो आप कुछ सीखेंगे भी नहीं जीवन में। चौथी बात है कि वर्तमान में जियो। कहीं हमारे टेंशन वह पास्ट के हैं कि भी मैंने गलती कर दी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, नहीं तो अभी तक मैं एडिटर बन गया होता, या तो मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हुआ। और कई बातों में भविष्य की बात को सोच सोच के हम डरते हैं। परंतु ये दोनों जो चिंताएं हैं उससे मुक्त होना हो तो कुछ बातें सोचिए। भूतकाल वह कैंसल चेक जैसा है, चेक कैंसल हो गया तो पैसे नहीं मिलेंगे, और भविष्य वह प्रॉमिसरी नोट है। पक्का नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति हमको पैसा देगा, परंतु वर्तमान वह नकद पैसे हैं, कितने भी कम हो आपको जरूर मिलेंगे। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। कोई हमको छोटी सी भी गिफ्ट दे तो उसका हम धन्यवाद करते हैं। भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, पर वर्तमान अपना है। हमेशा यह याद रखो कि वर्तमान वह मेरा है और बस वर्तमान में पूरा मुझे जीना है। तो आप पाएंगे कि अच्छे से अच्छी बात उससे आप अचीव कर सकेंगे। और लास्ट है
कि बहुत ज्यादा तनाव करने वाली एक बात है, वह है क्रोध। हाँ, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, नहीं करना है? हाँ, हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कहते, करना है ना? हाँ, करना है तो चलो 6 लोग यहाँ आएंगे। हाँ, 6 लोग यहाँ आइए, जिसको भी क्रोध पे विजय प्राप्त करना है इधर आ जाओ। अच्छा हाँ, भले यहाँ खड़े हो जाइए, चलेगा। हाँ, और किसी को नहीं करना है? अच्छा देखो इनको, हाँ चलो 6 लोग हो गए। हाँ नहीं, आप अपनी जोड़ी बनाइए, 2 वहाँ, भले वहाँ फेस करके खड़े हो जाइए और अपनी अपनी जोड़ी बनाइए। हाँ, आप इधर आ जाइए। हाँ, भले आपकी जोड़ी इनके साथ, हाँ इनके साथ आपकी जोड़ी। हाँ, 2-2 की जोड़ी हो गई, ठीक है। हाँ, अभी क्रोध के बारे में सीखना है ना, सीखना है क्रोध के बारे में। क्रोध करके दिखाओ, दिखाओ क्रोध करके अपने पार्टनर पे। हाँ भाई तुमको बोला था वो किताब मेरे को आज लौटाने के लिए, हाँ करके दिखाओ। नहीं पढ़ा, आप लेके गया, 1 दिन पार हो गया, आप लौटा था नहीं किताब। बताइए 10 मिनट लेट हो गए आप। अच्छा देखो, तो क्या हुआ, एक तो क्रोध नहीं कर सके, और किया तो झूठ मूठ का किया। सच्चा किया गुस्सा, झूठा किया ना, सच्चा किया। अच्छा ऐसा हुआ, इनके ही साथ हुआ, इनके से और किसी के साथ हुआ। हाँ, और किसी के साथ हुआ तो कि भाई गुस्सा है वह सचमुच का इनके साथ हुआ कहते, लेकिन आमतौर पर लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कहता है गुस्सा? हाँ, क्योंकि लोग देख रहे हैं ऐसे। अभी क्यों नहीं गुस्सा आता है? वी आर कॉन्शियस। अच्छा, या तो कहेंगे कि गुस्सा इसलिए नहीं आता है क्योंकि कोई कारण नहीं है। एंगर इज नेवर विदाउट रीजन, बट सेल्डम अ गुड वन। अच्छा कारण नहीं होता है, तो इसलिए सचमुच हमेशा ये ध्यान में रखो। और एक बात, आपके पास कोई चीज हो, वो बहुत गुस्से में अपने पार्टनर को दो, गुस्से में दो। हाँ, आपके पार्टनर को गुस्से में दो, कुछ पेन दो, कुछ भी दो। वापस नहीं मिलेंगे। अच्छा देखो मैं देख के दिखाता हूं कैसे। लो लो क्या हुआ, गिर गई। ले ली सर मैंने। अच्छा ले लो, कोई बात नहीं। तो मैं नहीं दे रहा था। नहीं ले सकते हैं ना। हाँ, भगवान के घर में आप आए हैं तो पेन तो लेके जानी चाहिए। तो कि वो पेन वहां तक पहुंची नहीं। तो ऐसे जब आपको क्रोध आता है तब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है कि आप अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करते हैं कि भी वो अच्छी तरह काम करे, परंतु वो गुस्से से काम नहीं करता। जब तक आप खड़े हैं शायद करेगा, परंतु जैसे आप कुछ और करने लगेंगे वो भी शांत हो जाएगा। जब आप गुस्सा करते हैं तो बच्चे पढ़ते भी नहीं है। हाँ, बच्चों को कभी पूछना, हो सकता है कि आपको गालियां दे रहे होंगे कि कैसे माँ बाप है, हाँ टीवी नहीं देखने देते, तो इसलिए हमको रिजल्ट नहीं मिलते। अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब एक एग्जाम्पल। हाँ, हम मार्केट से आया, ग्रोसरी लेके, सब्जी लेके, ये सब लेके, हम पसीना आया एकदम। ये होता है कहाँ गई है यार, हमको जल्दी थोड़ा ये नींबू शरबत दो तो हमारा ये पसीना एकदम बहुत ये हो गया। तुम लोग भेजता है मेरे को सब्जी लाने, ये लाने, दुनिया भर का चीज एट ए टाइम बोल देता, हम थोड़ा परेशान हो गया। दो है तुम काट के पी लो। मैंने हम ऐसा बोलेगा तो वो भी ऐसा बोलेगा। अरे कहाँ गई, आओ तो थोड़ा मेरे को तो ये बात वो इसमें बीच है, उसमें तो वो भी करेगी। ठीक है, देखो प्यार से रिजल्ट में। अच्छा, अभी क्या करना चाहिए? क्रोध पर विजय प्राप्त करना हो तो कहते सबसे अच्छा तरीका है कि 10 सेकंड रुक जा। परंतु आप कहेंगे कैसे रुकेंगे, रुक नहीं सकते। तो कुछ तरीके हेल्प करते हैं। आप सभी भी पत्रकार है, और सही किस्सा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का सबर्बन प्रेस है बंबई में, मलाड के पास। वह मिस्टर जैन उसके जनरल मैनेजर थे। तो मेरे एक लेक्चर के बाद उन्होंने अपना ही अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं मेरे टेबल पे हमेशा 1 गिलास पानी का रखता हूँ, कि जब भी कोई ऐसी गुस्से वाली बात होती है तो मैं तुरंत वो 1 गिलास पानी पी लेता हूँ। तो उससे जो समय बीत जाता है तो मुझे सोचने का मौका मिलता है। कहते क्रोध क्या है, जिसको ज्यादा क्रोध आता है उनकी पर्सनालिटी वह मैचस्टिक जैसी होती है। मैचस्टिक को भी सर है,
परंतु ब्रेन नहीं है, तो इसलिए मैस्टिक जल्दी जल जाती। ऐसे ही जिनको भी ज़्यादा गुस्सा आता है उनको भी दिमाग है, परंतु दिमाग का उपयोग नहीं करते। तो इसके हाँ जी, हाँ भले, हाँ हमारा जब हम पढ़ा था मुरली में, हमारा ज्ञान मुरली में आया था कि जब वो नहीं झरमुई झगमुई से दूर भागो, झरमुई झगमुई नहीं स्टार्ट करती है, सब झगड़ा झाटी शुरू करने जा रही है, हम भागा गया, हमारा ससुराल पास में हम घर किया है, घर बनाया, तो गया भाभी जी लोग में से हम मिला, चाय पिया, मीठी बातचीत हुआ, हम 2 घंटे बाद आए तो शांत। तकलीफ हो गई थी। अच्छा चलो अभी जल्दी जल्दी बताता हूँ, पास टाइम कम है। तो क्या करना चाहिए हमें, एक तो पोस्टपोन करो और कोई तरीका भी अपनाओ, चाहे तो 1 से 20 तक गिनती करो फिर गुस्सा करो, करना है जरूर, लेकिन 20 की गिनती के बाद करूँगा तो सोचने का टाइम मिलेगा। एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मेरे पति में अजीब सी आदत है कि जब जब उनको गुस्सा आता है तो संस्कृत के श्लोक गाने लगते हैं। इसका बहुत अच्छा प्रभाव मेरे बच्चों पर भी पड़ा है कि जब अब मेरे बच्चों को गुस्सा आता है तो फिल्म के गीत गाते हैं, तो उससे उनका गुस्सा कम हो जाता है। और अल्टीमेट बात है, हाँ जी, इसका कहना है क्रोध परम चंडाल है, वो मुझे छू लिया, तो इसलिए भी स्नान कर। वाह, तो वेरी गुड। नहीं तो भी ठंडे हो जाएंगे, थोड़ा टाइम बीतेगा तो कितनी और कम नहीं, फिर वो करता रहेगा तो कम होगा। कभी आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो बताना, मैं आपको 1-2 घंटे तक क्रोध नहीं, 1 मिनट बस, थोड़ी देर। हाँ, अभी लास्ट की बात कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना हो तो सबसे अच्छी बात है जो क्रोध से विपरीत है उसको डेवलप करो। हाँ, क्रोध से विपरीत क्या है? हाँ, अपोजिट ऑफ एंगर इज लव। हाँ, अपोजिट ऑफ एंगर इज लव। सब खड़े हो जाएंगे। हाँ, फिर से पैर बनाओ। हाँ, आप यहाँ आइए। हाँ, आइए। हाँ, पैर बनाओ, फिर से अपनी अपनी जोड़ीदार को बनाइए। हाँ, ऊपर आएंगे जरा। हाँ, सभी जोड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, जिसकी नहीं है जोड़ी वो भी बनाओ। हाँ, अभी आपके पास, हाँ, क्या नाम है आपका? अनुज। हाँ जी, अनुज। अनुज। हाँ, जो अनुज भाई मेरे पार्टनर है, ठीक है। तभी आपके पास कोई चीज हो, बहुत प्यार से अपने पार्टनर को दो बहुत प्यार से। देखो मैं दे के दिखाता हूँ, फिर आप लोग भी देना। हाँ, दीजिए, करके दिखाओ। हाँ, तो ये प्यार देखो, बच्चों में ऑटोमेटिक प्यार होता है। आज छोटे बच्चे हैं, जब आप ऑफिस से आते हैं तो दौड़ से आपको गले लगने के लिए भागते हैं, परंतु आप उनको धमका देते हैं, उनको बिठा देते हैं, तो इसलिए बच्चे वो प्यार करना भी भूल जाते हैं। कहते हैं कि भी बच्चों को दिन में 2 बार गले लगना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अच्छा, बैठिए। थैंक यू। हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। हाँ, सुनेंगे ना सब, अच्छा लगता है ना? हाँ, सुनाइए। अच्छा, तो अभी आपको और मैं 5 स्पिरिचुअल बातें बताना चाहता हूँ कि जो भी बहुत मदद कर सकती है। हाँ, ये एंगर के बारे में ही है थोड़ा सा, कि जैसे एंगर को हम दबा देते हैं, या तो एक तो बिहेवियर में हम दबा देते हैं या तो गुस्सा करते हैं, दोनों अच्छे नहीं है। परंतु कैसे मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ, जिस जो है असर्टिव बिहेवियर, कि अपनी फीलिंग्स जरूर बताओ, फीलिंग्स को दबाओ नहीं, परंतु मन का संतुलन रख करके बोलिए। जब गुस्सा करते हैं तब हम इलॉजिकल हो जाते हैं कि जो बुरी चीज है। जो 5 स्पिरिचुअल बातें हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि यू मे बी नॉन रिलीजियस बट स्टिल यू कैन बिकम स्पिरिचुअल, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ साइंस। जैसे आप विज्ञान में एटम को स्टडी करते हैं, ऐसे ही हम स्पिरिचुअलिटी को भी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, जीवन क्या है? बोले जवाब तो आ गया है। आप लोग टीवी में सीरियल देखते हो ना? हाँ, कौन सी सीरियल देखते हो? हाँ बहने, कौन सी देखते हो? हाँ, क्या? कौन सा लेकिन? अच्छा, सारा देखते हैं। हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, राइट?
तो उसमें क्या वो कहते शुरू में, सोमवार से गुरुवार तक, बट लाइफ इज ऑल्सो सीरियल, सोमवार से रविवार तक चलती रहती है। तो हर दिन सवेरे उठते हो तभी सोचो कि आज नया एपिसोड है और इसको मुझे अच्छे से अच्छा बनाना है। लाइफ इज अ सुपर मेगा सीरियल एंड आई वॉन्ट टू मेक इट सुपर हिट। ये अगर रोज आप अपने आप को कहेंगे तो जरूर जीवन में तनाव कम हो जाएगा। दूसरी बहुत ही अच्छी बात है, श्री अरविंदो ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि यू आर अनकंडीशनल स्पिरिट्स टैप्ड इन कंडीशंस लाइक अ सन इन एक्लिप्स। हाँ जी, आप यहाँ आएंगे भाई साहब? हाँ प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाँ, और एक छोटी सी गेम हम करेंगे। आप ये बात सीख चुके होंगे इतने दिनों में, फिर भी आपको वह पक्का कराने के लिए कहता हूँ। और इसमें कोई विज्ञान की बात नहीं है, बड़ी सरल सी बात है, आप औरों को भी कह सकेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? के शर्मा। हाँ, के शर्मा। हाँ, इजीली याद रख सकते हैं। हाँ शर्मा साहब, चश्मा देंगे? हाँ, अभी देखो आपको 2 प्रश्न पूछने हैं, पहले मैं पूछता हूँ फिर आगे आप भी पूछना। हाँ, ये किसका चश्मा है? हाँ, मिस्टर शर्मा का चश्मा है, ठीक है। परंतु ये चश्मा मिस्टर शर्मा है? ये चश्मा यहाँ पड़ा हो तो नहीं कहेंगे कि ये शर्मा नहीं है। हाँ, अपनी घड़ी देंगे, मैं आपको वापस दे दूंगा। हाँ, क्या प्रश्न है? हाँ, किसकी घड़ी है? मिस्टर शर्मा की घड़ी है। हाँ, दूसरा प्रश्न, क्या घड़ी मिस्टर शर्मा है? हाँ है? नहीं है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, क्या प्रश्न? हाँ, ये हाथ किसका है? हाँ, किसका है? मिस्टर शर्मा का हाथ है। हाँ, परंतु ये हाथ यहाँ काट के पड़ा हो तो दूसरा प्रश्न क्या है कि हाथ मिस्टर शर्मा है? हाथ है मिस्टर शर्मा? नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, इसी बात को आगे लेके जाएंगे कि मिस्टर शर्मा हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, पैर नहीं है, तो कौन है? हाँ, कौन है? सोल है। अच्छा, चलो आपने तो सीख लिया अभी तक। और एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि ऐसा किसी को नहीं होना चाहिए, परंतु अगर किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो सर्जन क्या कहेंगे? हाँ, कि पेशेंट को अंदर ले आओ। और ऑपरेशन करते करते अगर पेशेंट की डेथ हो जाए तो सर्जन क्या कहेगा? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ, ठीक है ना। तो अंदर गया तो पेशेंट था, बाहर आया तो डेड बॉडी हो गया, तो क्या चला गया? आत्मा चली गई। तो मिस्टर शर्मा कौन है? हाँ, कौन है? भी पक्का नहीं हुआ? हुआ पक्का कि मैं आत्मा हूं, ठीक है। सब मैं वापस दे रहा हूं, आप सब विटनेस है। हाँ, थैंक यू प्लीज। और सोल का अर्थ क्या है? हाँ, सोल का स्पेलिंग होता है, नीचे देखिए, SOUL। तो सोल का अर्थ है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। इस रीत से देखो कि आत्मा भी एक एटम जैसी है, इट्स अ सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। पानी का ओरिजिनल नेचर कैसा है? पानी कैसा है ओरिजिनली? ठंडा है या गर्म है? ठंडा है। लेकिन पानी अग्नि के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है, लेकिन अग्नि से दूर कर दो फिर से 1-2 घंटा तो फिर से ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे आत्मा भी ओरिजिनली शांत स्वरूप है, जो गुण आपको बताए गए हैं। परंतु जब आत्मा शरीर के संपर्क में आती है तब वो अशांत हो जाती है, तब तनाव में आती है, निराश होती है। परंतु फिर से शरीर से अलग कर दो तो फिर से आत्मा शांत हो जाएगी। तो बस इतना ही अभ्यास करना है कि मैं वह ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। थोड़ा टाइम भी, ज्यादा नहीं भी करो, दिन में 1-2 मिनट भी ये सोचिए, आप देखना आपको ऑटोमेटिक आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसका अनुभव होने लगेगा। तीसरी बात है कि ऐसे करीब 24 रिसर्च स्टडीज की गई है सचमुच, कि जिसमें यह देखा गया है कि जो लोग परमात्मा को मानते हैं वह लंबा जीते हैं। और उसका कारण क्योंकि उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड ओरिजिनली बनती है। और ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण बता सकते। डॉक्टर होने के नाते
हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो यह था कि भैया 2 घंटा भी नहीं जीने वाले, 2 घंटे में मर जाएंगे, परंतु ऐसे पेशेंट भी बिल्कुल ठीक हो गए। और ऐसे भी मरीज है कि जहां हमको पता है कि इसको कोई तकलीफ नहीं है, परंतु ऐसे पेशेंट की भी मृत्यु हो जाती। इसलिए आज अच्छे अच्छे डॉक्टर ये कहने लगे हैं कि आई ट्रीट एंड गॉड क्योर्स। एस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इससे भी एक स्टेप आगे कहा है। हाँ, कोई डॉक्टर को नहीं कहना, उन्होंने कहा है कि गॉड क्योर्स एंड डॉक्टर्स टेक द फीस। हाँ, तो इसलिए सचमुच एक परमात्मा में विश्वास हमें बहुत मदद करता है। और गॉड का अर्थ भी क्या है पता है? हाँ, गॉड का अर्थ है जनरेटर ऑफ डिविनिटी। मैं कहता हूं कि गॉड इज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल लेजर। वो एक स्पिरिचुअल लेजर का सोर्स है कि जिसमें से वह एनर्जी आती है। और जैसे लेजर से भी हम कुछ चीजों को प्राप्त करते हैं, ऐसे परमात्मा से भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात है कि लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास रखना। मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं कि जिनके जीवन में इतना भयानक प्रॉब्लम था कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, परंतु जब उनको कर्म की थियरी में विश्वास हुआ तो उनका वह तनाव भी कम हो गया। जब वह सोचने लगे कि सचमुच यह हमारे कोई कर्मों का हिसाब है, तो वह उससे वास्तव में मुक्त हो पाए। और पांचवी बात है कि कुछ ध्यान का भी अभ्यास करें, रिलैक्सेशन का अभ्यास करिए, क्योंकि रिलैक्सेशन इज एन एंटीडोट ऑफ स्ट्रेस। जैसे आपको एसिडिटी होती है तो डॉक्टर एंटासिड देते हैं, तो इसे टेंशन की दवाई है रिलैक्सेशन। और मेडिटेशन से सचमुच हम बहुत अच्छा रिलैक्स हो पाते हैं। मैं भी आपको एक छोटी सी रिलैक्सेशन की विधि बताता हूँ। आपने ध्यान की विधि तो सीखी है कि उसको आप इस रिलैक्सेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। मन और शरीर का बहुत ही गहरा संबंध है। कुछ वर्ष पहले 26 जनवरी को जब भुज में भूकंप हुआ तब बहुत तकलीफ हुई, परंतु मन की शक्ति के बारे में भी जानने को मिला। एक व्यक्ति को तब पैरालिसिस हुआ था, वो बिल्कुल बेड रिडन था, लेटरिन बाथरूम सब बेड में ही होता था, परंतु जब भूकंप हुआ तो वो खड़ा होकर दौड़ने लगा, आधा किलोमीटर दूर भाग के गया। उसके बाद जो लोग फंस गए थे उन लोगों को मदद करने लगा, बचाने की कोशिश करने लगा। तो कहां से शक्ति आई? उसके मन ने ये सोचा कि भागो, नहीं तो तुम बच नहीं सकोगे। पहले सोचता था कि मुझे तो पैरालिसिस हुआ है, मैं उठ भी नहीं सकता हूं। तो ऐसे अगर मन अच्छी तरह से शरीर को सूचना दे कि रिलैक्स हो जाओ तो जरूर रिलैक्स होगा। इस विधि में पैर की उंगली से सर तक एक एक हिस्से को हम रिलैक्स होने की सूचना देंगे कि सचमुच वो लाइट हो रहा है, एकदम हल्का हो रहा है, और जो भी फीलिंग वो अच्छी ही है। बिल्कुल अच्छा से रिलैक्स होने की कोशिश करना। मैंने देखा है कि सिंपल विधि भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दे सकती है। और फिर अंत में थोड़ा सा हम ध्यान का भी अभ्यास करेंगे, जो आपको भी कराया गया है। ठीक है, तो मैं भी बैठता हूं, आप सभी भी बैठिए। कमर को सीधी रखिए, जितना हो सके उतना चेयर के अंदर बैठिए। दोनों पैरों को जमीन पे रख दीजिए। भले आप ध्यान पलाठी लगा के भी कर सकते हैं, परंतु रिलैक्सेशन करना है तो पैरों को भी हमें रिलैक्स करना है। पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखिए, बहुत नजदीक भी ना हो, बहुत दूर भी ना। दें जो भी फीलिंग्स हो रही है उसी फीलिंग्स पर ध्यान दें। पैर की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, एकदम रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रुई की तरह हल्की हो रही है।
लेट गो। पैर का पंजा भी रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। रिलैक्स। पैरों का पंजा एकदम हल्का और रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। लेट गो। रिलैक्स। दोनों पैर भी हल्के और रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। रिलैक्स। कमर से नीचे दोनों पैर डेड बॉडी की तरह पड़े हैं, जैसे कि है ही नहीं। पेट के हिस्से को भी सूचना दे कि वह भी रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। एकदम हल्का हो रहा है। रिलैक्स। लेट गो। आंतरिक अवयव भी हल्के हो रहे हैं, नियमित कार्य कर रहे हैं। हृदय बिल्कुल नियमित और हल्का हो रहा है। रिलैक्स। लेट गो। पीठ और कमर का हिस्सा भी शांत हो रहा है। रिलैक्स। रिलैक्स। लेट गो। हाथ की उंगलियां एकदम शांत हो रही है। रिलैक्स। लेट गो। दोनों बाहें भी रिलैक्स और शांत हो रही है। रिलैक्स। लेट गो। गले से नीचे सारा शरीर एकदम हल्का हो गया है। मुंह को थोड़ा सा खोलिए और उस फीलिंग को अनुभव करिए। चेहरा रिलैक्स होने लगता है। रिलैक्स। रिलैक्स। लेट गो। आंखें भी शांत और शीतल हो रही है। आंखें एकदम शांत और शीतल हो रही है। दिमाग भी हल्का हो रहा है। दिमाग में शीतलता, ठंडक का अनुभव हो रहा है। रिलैक्स। जैसे जैसे सारा शरीर हल्का हो जाता है, विचार भी आपके शांत हो रहे हैं। आप अपने विचारों को नई दिशा दे सकते हैं। यह शरीर एक कंप्यूटर जैसा है। यह शरीर रूपी कंप्यूटर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। यह जीवन
एक बहुत लंबी चलने वाली सीरियल है। उसमें एक एक्टर के रूप में मैं अपना पार्ट बजा रहा हूँ। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, एक दिव्य प्रकाश हूँ जो मस्तिष्क के मध्य में रह के सारे शरीर का संचालन कर रहा है। मैंने ऐसे अनेक जन्म लिए हैं। हर जन्म में अलग अलग शरीर के द्वारा कर्म किया है, परंतु मैं आत्मा वही हूँ, शांत स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। जैसे जैसे ये भान पक्का होता जाता है, न्यारेपन का अनुभव हो रहा है, हल्केपन का अनुभव हो रहा है। सचमुच जैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलगपन को महसूस करती हूँ, शांत होती जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी एक सूक्ष्म ज्योति है। He is a source of spiritual laser, और लेजर की किरणों की तरह मैं उन शक्तियों को प्राप्त कर रही हूँ। शांति को प्राप्त करती जाती हूँ। परमात्मा शांति के सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सर्व गुणों को प्राप्त करती हूँ। प्रतिदिन मैं ध्यान का अभ्यास करूँगा और अपनी निज अवस्था को प्रतिदिन बढ़ाता जाऊँगा। तनाव मुक्ति के सभी सिद्धांतों को जीवन में अपनाऊँगा। धीरे धीरे जागृत स्थिति में आते जाते हैं। ताजगी का अनुभव हो रहा है, फ्रेशनेस का अनुभव हो रहा है। आंखें खोलिए, एकदम जागृत स्थिति में आ जाते हैं। यह एक छोटी सी रिलैक्सेशन की विधि थी। कैसा लगा? रिलैक्स लगा थोड़ा भी? थोड़ा भी अगर आपको रिलैक्स लगा हो तो उसका मतलब है कि आप विधि को और अभ्यास करेंगे तो सचमुच जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है उसका अनुभव कर सकेंगे। और जो भी आपको अनुभव हुआ हो वह कहीं बाहर से नहीं आया है। जो भी आपको शांति का थोड़ा भी अनुभव हुआ तो वह बाहर से नहीं आया है। कहाँ से आया? वह आप में ही था। इट वॉज ऑलरेडी देयर। आपने सिर्फ वो जो लेयर्स है उसको दूर किया। तनाव के जो बॉडी कॉन्शियसनेस के लेयर्स निकल गए तो जो ओरिजिनल स्टेट थी हमारी उसका हमें अनुभव हुआ। और ज़्यादा आप अगर उन लेयर्स को दूर कर पाएंगे एक डीप रिलैक्सेशन का सहज अनुभव हो सकता है। तो ऐसे मैंने आपको ये 15 पॉइंट्स बताए। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर उसको जीवन में अपनाएंगे। जब जब भी टेंशन आए सोचना ये कौन से पॉइंट है। या मेरी कुछ किताबें भी है, एक है पॉजिटिव हेल्थ और एक किताब है राजयोग इन हेल्थ एंड डिजीज़, कि जिसमें भी इसके बारे में चर्चा की गई है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। या तो अभी ये जो लेक्चर आपका हुआ है उसकी कैसेट भी आपको मिल पाएगी।
तो उस कैसेट के द्वारा भी मैं आशा करता हूं कि रोज आप कम से कम एक बार तो रिलैक्सेशन जरूर करिए, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। हाँ जी, हाँ वो मिल जाएगी शायद, हमारे यहीं पर डिपार्टमेंट है कि जो ट्रेनिंग, यही क्लास का आप कहेंगे स्ट्रेस फ्री लाइफ का जो आपका सेशन हुआ है कल या परसों आपको मिल जाएगी। हाँ जी, हिंदी में अभी जो मैंने कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यू विल गेट, आई थिंक इट हैज बीन रिकॉर्डेड और विद इन अ डे दे वुड मेक द कॉपीज ऑल्सो। और भी मेरी 3 कैसेट है, मेडिटेशन एज मेडिसिन पार्ट 1, 2, 3, वो भी जो ट्रेनिंग सेक्शन है वहाँ पर बेसमेंट में आपको मिल पाएगी। तो मेरा कहने का भाव यह है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कैसेट खरीदो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मनोचिकित्सक के रूप में अगर आप डॉक्टर से दूर रहना चाहते हैं, और मनोचिकित्सक से दूर रहना ही अच्छा है ना, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो क्या लोग समझेंगे, पागल हो गया। तो दोस्ती जरूर रखो, परंतु पेशेंट के रूप में मनोरोग चिकित्सक के पास नहीं जाना। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ ऐसा अभ्यास मैंने बताया वह नहीं भी करो, कुछ और करो, परंतु रोज जैसे हम नींद करते हैं ऐसे 15-20 मिनट ऐसी प्रैक्टिस भी हमें अवश्य करनी चाहिए, और उसके अलग अलग तरीके भी आप अपना सकते हैं। हाँ जी, वन इज अनदर इज राजयोग इन हेल्थ एंड डिजीज, थर्ड इज होलिस्टिक हेल्थ केयर। सभी में अलग अलग रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें हैं, तो वह भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, like now positive health is written technically. If you are interested in scientific information, there is a lot of brain science and other thing. If you want most simple thing, holistic health care is written in a very simple language, so that to read that would be much more easier for you. अच्छा, और अब अंत में 2 पंक्तियों से कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि शायद अभी तो हम फिर से नहीं भी मिलेंगे। आपके कोई प्रश्न भी हो तो अभी तो शायद मुझे और कहीं जाना है, परंतु कल सवेरे भी आप मुझे मिल करके, मैं यहीं हूँ कल का दिन, आप मिल करके पर्सनल प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं बम्बई में रहता हूँ, कभी कांटेक्ट करना हो तो भी कर सकते हैं। और अंत में ये 2 पंक्तियाँ हैं, ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूफ रखना, ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूफ रखना, दूर दूर तक अंधेरी रात होगी, अकेले हो तुम, अकेले है हम, फिर कहीं न कहीं मुलाकात होगी। ओम शांति।